जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सितंबर 1929 के शुरू के दिनों की बात है। HSRA के अधिकांश क्रांतिकारी गिरफ्तार हो चुके थे और लाहौर में उन पर मुकदमा चल रहा था। पर वीरों के वीर चंद्रशेखर आजाद अभी भी अंग्रेजों की पहुंच से दूर थे। वे अपने बचे खुचे साथियों के साथ ग्वालियर में थे। राजगुरु भी तब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। आजाद ने भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर को महाराष्ट्र जाकर राजगुरु को तलाश करने और वहां क्रांतिकारी अड्डा स्थापित करने का आदेश दिया। आजाद का आदेश मिलते ही माहौर और मलकापुरकर तुरंत ग्वालियर से अकोला जाने के लिए निकल पड़े। उनके पास बम बनाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ, 2 जीवित बम, 2 पिस्तौल और कुछ कारतूस भी थे। उनकी रेलगाड़ी भुसावल पहुंची। यहां से उन्हें रेलगाड़ी बदलनी थी। उनके पास बड़ा भारी बक्सा था। एक कुली को बुलाया और सामान अकोला वाली गाड़ी तक ले जाने के लिए उसके कंधे पर रख दिया। दोस्तों, भुसावल स्टेशन पर एक्साइज ड्यूटी वाला अधिकारी भी मौजूद था। उसने कुली को रोक लिया और कहा कि सामान की जांच करवाइए। सदाशिवराव मलकापुरकर ने एक्साइज अधिकारी को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने बक्से को खुलवा लिया। बक्से में रखे कारतूस देखते ही उस अधिकारी ने शोर मचा दिया। उसका शोर सुनते ही रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस वाले और अन्य लोग वहां आ पहुंचे। भगवान दास माहौर ने अपने पिस्तौल से 1-2 हवाई फायर करके भीड़ को दूर करने की कोशिश की और भाग लिए, पर सदाशिवराव मलकापुरकर उस भारी बॉक्स को उठाकर भागने लगे, जो कि असंभव था। वे पकड़े गए। उधर माहौर भी रेलवे स्टेशन से भागे तो सामने पुलिस स्टेशन था, वे भी पकड़े गए। और इस तरह भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर दोनों क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, कुछ दिन बाद दोनों को लाहौर ले जाया गया। वहां सरकारी गवाह बने HSRA के सदस्यों फणींद्रनाथ घोष, जय गोपाल और हंसराज वोहरा के सामने लाया गया। हंसराज वोहरा ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान दास माहौर लिखते हैं, हंसराज वोहरा अपने पतन पर ऐन मौके पर शर्मा गया और मेरा तो ख्याल है कि उसने मुझे जानबूझकर नहीं पहचाना, लेकिन बाकी दोनों गद्दारों ने इन्हें पहचान लिया था। दोस्तों, इसके बाद भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर को वापस जलगांव ले जाया गया और मैजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप तय करने के लिए मुकदमा शुरू हुआ। गद्दार फणींद्रनाथ घोष और जय गोपाल को गवाही देने के लिए लाहौर से जलगांव में मजिस्ट्रेट की अदालत में लाया गया। सदाशिवराव सोचने लगे कि क्या इन पापियों को इनके पापों की सजा अदालत में नहीं दी जा सकती। वे जानते थे कि बाद में जब सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होगी तो इन दोनों गद्दारों को फिर से गवाही के लिए लाया जाएगा। उनके पास समय था प्लानिंग करने का। माहौर और सदाशिवराव योजना बनाने लगे कि किसी तरह इन्हें पिस्तौल मिल जाए तो अगली बार अदालत में ही इन गद्दारों को इनके गुनाहों की सजा देकर धरती का बोझ कम किया जा सकता है। दोस्तों, जलगांव की अदालत में इनके वकील थे झांसी के रहने वाले पंडित रघुनाथ विनायक दुलेकर, जो कांग्रेस के नेता भी थे। इन्होंने अगली मुलाकात में दुलेकर से कहा कि हमारा एक संदेश आजाद तक पहुंचा दीजिए। दुलेकर ने पूछा, क्या संदेश है? सदाशिवराव ने अपनी योजना दुलेकर को बताते हुए कहा कि आजाद से कहना कि 1 पिस्तौल हमारे पास भिजवा दें, बाकी काम हम कर लेंगे। दुलेकर ने इन दोनों उत्साही क्रांतिकारियों का संदेश चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचा दिया। आजाद को इन दोनों की बुद्धि और उत्साह पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों ही उत्साही नौजवान तो थे, पर अनुभव की कमी थी। आजाद ने वीर क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा को स्थिति का सही आकलन लेने के लिए जलगांव भेजा। दोस्तों, भगवती चरण सदाशिवराव के बड़े भाई शंकर राव मलकापुरकर के साथ जलगांव पहुंचे।
वकील के वेश में भगवती चरण भगवान दास माहौर और सदाशिव राव मलकापुरकर से जेल में जाकर मिले। दोनों से बात करने के बाद भगवती चरण वोहरा को विश्वास हो गया कि योजना को अंजाम देना संभव था। उन्होंने इनसे कहा कि वे पिस्तौल और अंतिम आदेश का इंतजार करें। फिर जलगांव की सेशन अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। 21 फरवरी 1930 को फणींद्रनाथ घोष और जय गोपाल की गवाही होने वाली थी। आजाद का संदेश आ चुका था कि यदि परिस्थिति ऐसी हो कि एक ही अप्रूवर को मारा जा सकता है तो फणींद्रनाथ घोष को मारा जाए, यदि दोनों को मारना संभव हो तो ही दोनों को मारा जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि दोनों को मारने की कोशिश में ऐसा ना हो कि दोनों ही बच जाएं और कोई निर्दोष मारा जाए। दूसरी बात यह कि इस कार्य को केवल भगवान दास माहौर पूरा करें, सदाशिव राव इसमें शामिल ना हो। इसके लिए दोनों को फांसी चढ़ने या लड़कर मरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, भगवान दास माहौर लिखते हैं, ये हिदायतें हम लोगों को श्री आरवी धुलेकर द्वारा जुबानी मिली थी। बेचारे सदाशिव का मुंह उतर गया, उन्हें मुझसे बड़ी ईर्ष्या हुई। यहां यह बात समझनी होगी कि एक तो आजाद ऐसा क्यों कह रहे थे कि यदि एक को मारना संभव हो तो जयगोपाल नहीं बल्कि फणींद्रनाथ घोष को मारा जाए। दोस्तों, फणींद्र HSRA की केंद्रीय समिति का सदस्य था और पार्टी की योजनाओं और कार्यों के बारे में बहुत जानता था। उसकी गद्दारी पार्टी के लिए अधिक घातक साबित होने वाली थी। इसलिए यदि एक का वध संभव हो तो फणींद्रनाथ का वध हो, ऐसा निर्णय लिया था आजाद ने। दूसरी बात यह थी कि आजाद जानते थे कि दल का एक एक सदस्य कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए एक गद्दार को मारने के लिए दो दो वीरों को फांसी पर चढ़वा देना घाटे का सौदा था। इसलिए उन्होंने कहा कि फणींद्रनाथ घोष या जयगोपाल या दोनों, गोली केवल भगवान दास माहौर चलाएं। सदाशिव राव की अपेक्षा भगवान दास माहौर को चुनने के पीछे कारण यह था कि माहौर इन दोनों में बेहतर निशानेबाज थे। यदि बात हौसले की हो तो सदाशिव राव भी किसी तरह कम नहीं थे। दोस्तों, 20 फरवरी की शाम को सदाशिव राव के बड़े भाई शंकर राव खाना देने के बहाने जेल में गए और भात के बड़े कटोरे में एक भरा हुआ पिस्तौल दे गए। माहौर लिखते हैं कि हम लोग प्रयोजन पूर्वक पिछले 5 महीनों में इतने सीधे सादे कैदी बन गए थे कि हमारे पहरे के पुलिस वालों को हम पर असीम विश्वास हो गया था। उनको गाना सुनाकर उनकी हित कामना करके हम लोगों ने उनको अपना मित्र बना लिया था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हम देश के लिए जेल में बंद थे, इस कारण ही उनका हमारे प्रति स्वाभाविक सद्भाव था। असल में पुलिस वाले भी अधिकतर थे तो भारतीय ही। इनमें से कुछ ने अपना जमीर बेच रखा था और क्रांतिकारियों पर जी भरकर अत्याचार भी करते थे, लेकिन ऐसे भी बहुत थे जो रोजगार की तरह अंग्रेजों की नौकरी भले ही कर रहे थे पर उनकी सद्भावना क्रांतिकारियों के साथ थी। अंग्रेज अधिकारियों का पुलिस कर्मचारियों को आदेश था कि जब भी भगवान दास माहौर और सदाशिव राव मलकापुरकर को जेल की कोठरी से बाहर निकाला जाए तुरंत हथकड़ी लगा दी जाए। पर पुलिस वाले हथकड़ी लगाने के लिए बहुत जोर नहीं देते थे। उल्टा ये क्रांतिकारी ही कई बार उनसे कहते थे कि कोई अधिकारी देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा, हथकड़ी लगा लो। और दोस्तों, इस तरह आया 21 फरवरी 1930 का दिन। फणींद्रनाथ घोष और जयगोपाल को गवाही देने के लिए अदालत लाया जा रहा था। अदालत में उस दिन भारी भीड़ लगी थी उन दो गद्दारों को देखने के लिए। जेल से अदालत तक की दूरी 1-1.5 मील थी। भगवान दास माहौर और सदाशिव राव मलकापुरकर को पैदल ही अदालत तक लाया गया। इनकी तलाशी भी ठीक से नहीं ली गई। माहौर के कोट की जेब में भरी हुई पिस्तौल थी। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। एक मेज पर आजाद की वो माउजर पिस्तौल और उसके 60 कारतूस भी सबूत के रूप में रखे गए थे जो गिरफ्तारी के समय भगवान दास माहौर और सदाशिव राव से बरामद हुए थे। सदाशिव राव का मन ललचा रहा था कि एक झटके में पिस्तौल उठा ली जाए और वो कारतूस भी।
माहौर ने कहा, जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेता तब तक कुछ मत करना, बाद में यदि भागने का अवसर बने तो उठा लेना। पहले जयगोपाल को गवाही के लिए कटघरे में लाया गया। सामने वाले कटघरे में दोनों क्रांतिवीर उसे उनके विरुद्ध गवाही देते देख रहे थे, पर उनका निशाना फणींद्रनाथ था, जयगोपाल नहीं, इसलिए वे इंतजार करते रहे। जयगोपाल की गवाही में काफी समय लग गया और अदालत लंच के लिए उठ गई। दोनों गद्दारों को जलगांव की अदालत में पंजाब पुलिस की सुरक्षा में लाया गया था। लंच का समय हुआ तो दोनों को अदालत के आंगन में लगाए गए टेंट में बैठा दिया गया और यहां उनके साथ पंजाब सीआईडी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी बैठे थे और टेंट के दरवाजे पर पंजाब पुलिस का लंबा तगड़ा सब इंस्पेक्टर नानक शाह अपनी पिस्तौल लिए तैनात था। साथ ही पंजाब पुलिस का एक और जवान अपनी राइफल पर संगीन चढ़ाए मुस्तैद खड़ा था। 10 पुलिस कर्मियों से घिरे माहौर और मलकापुरकर को भी अदालत से बाहर लाया गया। बरामदे में 2 कुर्सियों पर इन्हें बैठा दिया गया। माहौर का दायां और सदाशिव का बायां हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे थे। सामने टेंट में इनका शिकार था। सदाशिव ने कहा, मौका अच्छा है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के हाथ एक हथकड़ी से बंधे थे। माहौर को गोली चलानी थी और उनके दाएं हाथ में हथकड़ी थी। तभी सदाशिव के बड़े भाई शंकर राव खाने के लिए कुछ लेकर आए। खाने के बहाने इन दोनों ने, भगवान दास माहौर और सदाशिव राव ने, अपनी हथकड़ी खुलवा ली और खाना खाना शुरू किया। तभी अचानक भगवान दास माहौर एक झटके में उठे और टेंट की ओर दौड़े। सामने तैनात सब इंस्पेक्टर नानक शाह ने रोकने की कोशिश की तो माहौर ने एक गोली उसकी ओर चलाई जो उसके कूल्हे को हल्का सा छीलते हुए चली गई। वो दरवाजा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पल भर में माहौर टेंट के भीतर थे। इससे पहले कि कोई संभल पाता, उन्होंने एक गोली फणींद्रनाथ पर और एक जयगोपाल पर चला दी। वे दोनों अपनी कुर्सियों से नीचे लुढ़क गए। इसके बाद माहौर की पिस्तौल जाम हो गई। माहौर को लगा कि दोनों का काम तमाम हो गया है, पर ऐसा नहीं था। फणींद्रनाथ को गोली नहीं लगी थी, जयगोपाल को गोली लगी, पर ऐसी नहीं कि उसकी मृत्यु हो सकती। यदि माहौर ने हड़बड़ाहट की बजाय धैर्य से काम लिया होता और दोनों गोलियां फणींद्रनाथ पर चलाई होती तो उसका काम तमाम जरूर हो जाता, पर फणींद्र और जयगोपाल दोनों ही बच गए थे। वैसे दोस्तों, बाद में इस फणींद्रनाथ घोष को क्रांतिवीर वैकुंठ शुक्ल ने मारकर धरती का बोझ हल्का कर दिया था। पर हम लौटते हैं आज की कहानी पर जलगांव अदालत में, जहां भगवान दास माहौर ने फणींद्रनाथ घोष और जयगोपाल पर गोली चलाई, पर वे दोनों बच गए और इतनी ही देर में पुलिस ने माहौर को घेर लिया। वे स्वयं लिखते हैं, दूसरे ही क्षण मैं नानक शाह के भारी भरकम शरीर के नीचे धरती पर आ रहा। जाम हुआ पिस्तौल मैंने फेंक दिया। फिर तो सभी बहादुर बनने चले। कोई पिस्तौल निकाल कर आया, कोई बंदूक का कुंडा दिखाने लगा, किसी ने लात चलाई, किसी ने घूंसा मारा। मुझे तो वीर नानक शाह के चौड़े सीने की आड़ मिल गई थी। इन प्रहारों से नानक शाह ने मेरी रक्षा की और उन्हें अपने ऊपर झेला, नहीं तो उस दिन मेरी चटनी पिस जाती। दोस्तों, भगवान दास माहौर और सदाशिवराव की योजना असफल हो गई थी, लेकिन अदालत में मौजूद जनता उनकी बहादुरी की जय जयकार कर रही थी। और इतना ही नहीं, अदालत के आसपास के घरों की छतों पर भी लोग चढ़े हुए थे। गद्दार जयगोपाल और फणींद्रनाथ घोष को जिस मोटर में बिठाकर अदालत लाया गया था, उस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके थे। भगवान दास माहौर उन पुलिस वालों से क्षमा याचना कर रहे थे जिन्होंने उन पर विश्वास करके उनकी हथकड़ी खोल दी थी, लेकिन उनमें भी देशभक्ति का ज्वार ऐसा उठा था कि एक सिपाही ने कहा, आप दिल छोटा ना कीजिए, हमारा क्या होना जाना है, बहुत हुआ तो नौकरी जाएगी और 4-6 महीनों की सजा होगी, 100 काट आएंगे। बाकी सिपाही भी चुपके चुपके इनका साहस बढ़ा रहे थे। दोस्तों, भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर को मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा हुई।
पर सजा के 9 वर्ष पूरे होने के पश्चात वर्ष 1938 में उनकी जेल से रिहाई हुई। असल में 1937 में चुनाव हुए प्रांतीय विधानसभाओं के कांग्रेस की सरकारें आई कई प्रांतों में, तो बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तब रिहाई हुई थी। तो ये थी आज की कहानी, जब जलगांव जेल में बंद क्रांतिकारियों ने पुलिस के पहरे में, अदालत के परिसर में गद्दारों के वध का प्रयास किया। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।